गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल बेटा मैं आपको जर्मनी तक जो टॉपिक दिया हुआ है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली वहाँ तक कराया था। देखिएगा बेटा, अब जो जर्मनी और इटली हैं, जर्मनी और इटली के बारे में कराने जा रही हूँ। जर्मनी में जितने भी नेशनल पार्टी थी जर्मनी के अंदर, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी वॉन बाय द सपोर्ट ऑफ मिडिल क्लास। जर्मनी को एक करने के लिए, जर्मनी के ऊपर से दूसरी कंट्री का कंट्रोल हटाने के लिए जर्मनी को मिडिल क्लास ने सपोर्ट किया। जब मिडिल क्लास ने सपोर्ट किया तो अब जो मोनार्की और आर्मी की वजह से जो पावर थी वो उनके हाथों में थी, मतलब कि राजा के हाथों में पावर थी, आर्मी के हाथों में पावर थी बेटा। तो वहाँ थी, अब लीडरशिप प्रूशिया के हाथों में चली गई, प्रूशिया के हाथों में चली गई, क्योंकि जर्मनी के ऊपर तो जो दूसरे लोग थे उनका राज्य था। जुंकर्स थे प्रूशिया के, उनके हाथों में पावर चली गई। अब जो ये प्रूशिया के लोग थे ये चाहते थे जर्मनी को एक राज्य बनाना, एक स्टेट बनाना, कि हम जर्मनी को एक बनाएंगे, ना कि उसके ऊपर टुकड़े होने देंगे और ना जर्मनी के ऊपर किसी दूसरे का कंट्रोल होने देंगे। ओटोमन बिस्मार्क बेटा चीफ मिनिस्टर था जर्मनी का। जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए जो वहाँ के किंग थे उन्होंने ओटोमन बिस्मार्क को राजा बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया। और ओटोमन बिस्मार्क ने चीफ मिनिस्टर बनते ही उसने कूटनीति का यूज़ किया। कूटनीति का मतलब उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को हराने के लिए डेनमार्क के साथ फ्रेंडशिप की। जब डेनमार्क से दोस्ती की, डेनमार्क को साथ लेके ऑस्ट्रिया पे अटैक किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। उसके बाद में इसने डेनमार्क के ऊपर भी अटैक कर दिया और नाम ले दिया किसका, ऑस्ट्रिया के लोगों का, कि हमने उन्हें हराया तो ऑस्ट्रिया वालों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया है। उसके बाद फ्रांस के साथ में इसकी फाइट हुई, फ्रांस को भी हरा दिया। प्रूशिया वॉन इन फाइट। जो प्रूशिया है जिसका कंट्रोल अब जिसके हाथों में लीडरशिप थी जर्मनी की, प्रूशिया के हाथों में, प्रूशिया कंट्री का नाम है बेटा, तो अब वो वहाँ पर जीत गया प्रूशिया। जीतने के बाद इसने कूटनीति यूज़ की। इट मीन्स क्या है कि जर्मनी को पावरफुल बनाने के लिए इसने 3 बड़ी फाइट की। किसने? ओटोमन बिस्मार्क ने। किस किस के साथ की थी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में। अब देखिए, इन जनवरी 1871 टाइम बीतता गया और 1871 जनवरी का टाइम आ गया। जनवरी में विलियम जो फर्स्ट थे उन्हें राजा बनाया गया। वो राजा बने और राजा बनते ही, क्योंकि जर्मनी के ऊपर ऑस्ट्रिया ने, कभी डेनमार्क की नज़र थी, फ्रांस की नज़र थी, फ्रांस का कंट्रोल था, तो ओटोमन बिस्मार्क ने एक दूसरे की हेल्प ले लेके उन्हें हरा दिया था, जर्मनी को फ्री करा लिया। और अब फ्री होने के बाद विलियम फर्स्ट जो वहाँ के थे उन्हें किंग बना दिया गया, उन्हें गद्दी पर बैठा दिया गया और अब जर्मनी इंडिपेंडेंस हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। जब जर्मनी स्वतंत्र हो गया, नाउ गवर्नमेंट एम्फेसिस टू, अब गवर्नमेंट जो थी, सरकार जो थी जर्मनी की, वो किस चीज़ पर जोर दे रही थी? इसमें आपको नीचे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं आपको शो करती हूँ। इसमें ये वाले 3 पॉइंट है जो मैंने अभी मार्क किए हैं, ये आप गौर से देखिएगा नीचे, ठीक है बेटा? मैं इनको हटा रही हूँ, आप देख लेना बाद में। तो मॉडर्नाइज करेंसीज, सबसे पहले जर्मनी के अंदर जो करेंसी थी उसके मॉडर्नाइज किया गया, उसको नए तरीके से उसको पेश किया गया, उसमें चेंजेस किए गए। नंबर 2, इम्प्रूव बैंक सिस्टम, जो वहाँ का बैंक सिस्टम था उसे इम्प्रूव किया गया। और नंबर 3, इम्प्रूव जुडिशियल सिस्टम, जर्मनी के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम था उसे भी इम्प्रूव किया गया, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई और जर्मनी के ऊपर कंट्रोल ना कर ले। तो इतना सब कुछ इम्प्रूवमेंट करके जब जर्मनी इंडिपेंडेंस हुई तो उसमें ये 3 बदलाव किए गए। उसके बाद फाइनली जर्मनी यूनिफाइंग, उसके बाद फाइनली जो जर्मनी थी वो एक राष्ट्र बन गई। एक राष्ट्र का मतलब जो अलग अलग लोगों का कंट्रोल था वो अलग अलग कंट्रोल लोगों के हाथ में से जाके अब एक राजा पूरी जर्मनी का था। अब कोई अलग अलग राजा नहीं थे या उनके अपने रूल्स नहीं थे, जर्मन के लोगों का ही राजा बना था। तो ये तो ही जर्मनी की कहानी। हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा। अब ये हेडिंग है इटली की। कहाँ की? इटली की। मैंने इसमें जो ग्राफ बनाया हुआ है वो इटली दिखाया हुआ है। छोटा सा इटली है बेटा, ये देखिएगा, छोटा सा इटली है, लेकिन इटली के 7 टुकड़े किए गए थे, 60 टुकड़े, जिसमें से केवल 1 टुकड़ा इटली के ही लोगों का राज था, बाकी 6 के ऊपर किसी दूसरे का राज्य था। अब देखिए इसमें इटली के लिए 19th सेंचुरी की बात है, तो 19th सेंचुरी में डिवाइडेड इन 7 स्टेट। तो कौन था डिवाइडेड? इटली को 7 टुकड़ों में बांट दिया गया, 7 राज्य बना दिए गए, उसके ओनली 1
केवल एक सर्डिनिया पिडमोंट, जो सर्डिनिया पिडमोंट थे केवल एक उनके कंट्रोल में था। देखिए ब्रैकेट में मैंने इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है, मीन्स 7 में से केवल एक राज्य में इटली रूल कर रहा था, इटली शासन कर रहा था, बाकी जो 6 राज्य थे उसमें किसी और का हक था, किसी और का कंट्रोल था इटली के ऊपर। अब इटली के लोग भी परेशान हो गए कि इटली हमारा, उस पर हमारा राज होना चाहिए, हमारे राजा का राज होना चाहिए, दूसरे लोग आके अधिकार जमाए बैठे हैं। तो अब देखिएगा इन्होंने दिया हुआ है ना इटली को, नॉर्थ में तो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल है, इटली के नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर, ये देखिएगा बेटा यहाँ पर इसके नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का रूल था, और यहाँ पे बीच में सेंटर में, इन सेंटर पार्ट पोप रूल, सेंटर पार्ट में पोप राज्य था, उन्होंने शासन किया हुआ था, और इसके साउथ में बर्बन किंग था, कहाँ का, स्पेन राज्य का। तो आप ये मत सोचिएगा कि 7 है, ये तो 3 ही बताए हैं, जो मेन है मैंने नॉर्थ साउथ और सेंटर में 3 बताए हैं। अब देखिएगा देयर वर मैनी रीजनल लैंग्वेजेस, क्योंकि इटली के अंदर अलग अलग राजाओं का कंट्रोल था, अलग अलग राजा थे, तो बेटे इटली में अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी, क्योंकि जो अलग अलग राजा थे अपने अपने एरिया की लैंग्वेज उन्होंने अपने अपने एरिया में लागू की हुई थी। तो इटली में इटालियन लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग रीजन की भाषाएं बोली जाती थी। इटालियन लैंग्वेज लोगों को आती थी, उनके लिए इटालियन लैंग्वेज इजी थी, तो वो इटालियन लैंग्वेज इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उनके राजा का आदेश नहीं था। 1830 के टाइम में थोड़ी सी इन्होंने पुरानी बातें बताई हैं कि जब 1830 का टाइम था, क्रांति हो रही थी 1830 में, जो क्रांतिकारी लोग थे जिसका मैंने वीडियो में जिक्र किया था, गोसेपी मेज़िनी फेल टू यूनिफाइंग इटली। इन्होंने जब सीक्रेट ग्रुप बनाए थे ना गोसेपी मेज़िनी ने, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सीक्रेट ग्रुप बनाए थे, तो ये इटली को यूनिफाइंग करना चाहते थे, लेकिन 24 साल की उम्र थी इनकी। विद्रोह करने के आरोप में राजा इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया था, बाद में इन्हें देशद्रोह के आरोप में देश निकाला दे दिया गया था। मतलब कि इन्हें देश के बाहर रहने की परमिशन थी, और अगर ये कंट्री के अंदर नज़र आए तो देखते ही गोली मारने के ऑर्डर्स थे। तो इन्होंने इटली को एक करने की कोशिश की थी, तो इन्हें वहाँ से हटा दिया गया था, तो इसीलिए ये इटली को यूनिफाइंग नहीं कर पाए थे, फेल हो गए थे। उसके बाद में देखिएगा चीफ मिनिस्टर कहाँ के, इटली के थे, कावूर नाम था उनका, कैवूर बोलते थे। इनके बाद में गोसेपी मेज़िनी के बाद में ये तो चले गए थे, लेकिन इटली को एक करने का जो एक धुन थी, जुनून था, अब वो चीफ मिनिस्टर थे जो इटली के, जिनका नाम कैवूर था, उन्होंने इस मूवमेंट को जारी रखा, क्योंकि गोसेपी मेज़िनी को तो वहाँ से हटा दिया गया, तो कैवूर ने इस मूवमेंट को जारी रखा है। जब चैप्टर का एंड होगा तो आप देखेंगे इसमें शॉर्ट नोट दिए गए हैं गोसेपी मेज़िनी के ऊपर, कावूर के ऊपर, ठीक है, और पार्लियामेंट के ऊपर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आ जाएगी इसमें, फ्रैंकफर्ट संसद, क्योंकि इसमें आगे चल के हम देखेंगे एक पार्लियामेंट बनाई गई थी, पार्लियामेंट का कंट्रोल था। मैंने बीच में जिक्र किया था कि जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट होनी चाहिए, मिडिल क्लास के मतलब पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्गीय लोग, तो पार्लियामेंट बनाई, लेकिन पार्लियामेंट के जो मेंबर इन्होंने चूज़ किए थे 831, पार्लियामेंट ने ही इन लोगों के ऊपर कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया, और जिन्होंने सपोर्ट किया उन्होंने ही इन लोगों की बात नहीं मानी, मतलब अपने सपोर्टर्स की बात को नहीं माना गया। तो बाद में सपोर्टर्स ने अपनी सपोर्ट को वापस ले लिया, अपनी हेल्प को वापस ले लिया, उन्होंने नहीं दी। तो ये फ्रैंकफर्ट संसद थी, ये संसद अपने रूल बनाना चाहती थी, क्योंकि संसद के अंदर जो 831 मेंबर थे वहाँ पर सभा हुई थी, वहाँ पर बहस हो गई थी रूल्स को लेके, तो गुस्से में लोग वहाँ से आ गए थे। जब जो सपोर्टर थे उन्हीं की बात को नहीं माना जा रहा है, तो ये पार्लियामेंट से उठ के आ गए थे, और पार्लियामेंट में कुछ लोग रह गए थे, लेकिन जब पार्लियामेंट ने रूल बनाए तो बाकी कॉमन पीपल ने भी उनके रूल को नहीं माना, कि जब इन्होंने अपने सपोर्टर्स की बात को नहीं माना तो हमें क्या सपोर्ट करेंगे। तो जो फ्रैंकफर्ट जगह है, फ्रैंकफर्ट जगह में ये पार्लियामेंट बनाई गई थी, ये फेल हो गई थी, ठीक है बेटा। ये आएंगे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आप लोगों के लिए। तो अब देखिएगा इसमें नेक्स्ट कि मैंने आपको बताया कि कावूर ने मूवमेंट चालू रखा। जो लोग थे, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ गोसेपी गैरिबाल्डी, गोसेपी मेज़िनी के बाद में गोसेपी गैरिबाल्डी आए, तो लार्ज यानी कि एक बड़ी संख्या में लोग
गॉसिप इमेजनी को अपना लीडर बना बैठे। ये लीडर थे बड़ी संख्या के लोग इनकी बात को मानते थे और इन्होंने जब लोगों ने इन्हें अपना लीडर बनाया तो इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, मतलब इन्होंने भी मूवमेंट में हिस्सा ले लिया। और 1860 में जो वहाँ के लोकल पीसेंट थे, लोकल का मतलब जहाँ पर गांव के जो किसान थे, छोटे किसान, उन्होंने भी इस बड़े मूवमेंट में सपोर्ट देना शुरू कर दिया। मतलब जहाँ जहाँ क्रांति हो रही थी, गांव के छोटे छोटे किसान भी इस आंदोलन में शामिल हुए। जब आंदोलन बढ़ता चला गया, ओवरथ्रो स्पेनिश रूलर, इसमें लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हो, ओवरथ्रो, यहाँ पर ओवरथ्रो स्पेनिश रूलर। आपको स्पेनिश रूलर बताया था ना, कहाँ पे था? स्पेन का राज्य इटली के साउथ में, यहाँ पर नीचे। तो यहाँ की बात हो रही है। तो इन्होंने जब मूवमेंट हुआ तो इन्होंने स्पेन के राजा को वहाँ से उखाड़ फेंका, यानी कि स्पेन के राजा के साथ अटैक किया, झगड़ा मतलब लड़ाई की, फाइट हुई और वहाँ से भागना पड़ा। तो कहते हैं कि उसको उखाड़ फेंका। अब वहाँ से इटली की जगह खाली हो गई। 1861 में जो विक्टर इमानुअल थे, विक्टर इमानुअल टू इसलिए क्योंकि इनसे पहले भी कोई विक्टर इमानुअल रहे होंगे। तो विक्टर इमानुअल टू जो थे, वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। इटली के लोगों ने 1861 में विक्टर इमानुअल को मिलकर वहाँ का राजा घोषित कर दिया। कहाँ का? एक इटली का, यूनाइटेड इटली का, मतलब कि टुकड़ों वाली इटली नहीं, पूरी की पूरी। इस इटली का जो किंग था वो कौन था? वी से विक्टर और ई से इमानुअल और टू से टू। तो विक्टर इमानुअल टू को इसका राजा घोषित कर दिया। तो अब ये बन गया यूनाइटेड इटली। यूनाइटेड का मतलब होता है एक होना। एंड फाइनली इटली बिकेम अ नेशन स्टेट। अब फाइनली क्या हुआ? इटली भी एक नेशन स्टेट बन गया। नेशन का मतलब होता है एक राज्य बन गया। तो ये तो ये कहानी यहाँ तक की। अब आपका बेटा मैं आपको दिखा दूँ, इसमें सिर्फ ये एक पेज और ये एक पेज, ये लास्ट बचा है, ये आपका कल ख़त्म हो जाएगा। इटली की यूनिफिकेशन तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट हम ब्रिटेन का यूनिफिकेशन पढ़ेंगे, ब्रिटेन आयरलैंड के बारे में। ठीक है बेटा, आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने बस इतना करना है, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे।